तो अभिव्यक्ति डायरेक्ट दिल से एपिसोड 6 में पंकज एंड प्रीति, आपका हार्दिक अभिनंदन है। Thank you so much. Thank you so much. दोस्तों, पंकज एक साइकोलॉजिस्ट हैं, साथ ही वो मोटिवेशनल ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर और राइटर भी है। उन्होंने 1500 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स कंडक्ट की हैं। वो कॉमनवेल्थ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन और एशिया पैसिफिक टेलीकॉम में इंटरनेशनल सीनियर ट्रेनर भी है। साथ ही पिछले 5 वर्षों से वे टाइम्स ऑफ इंडिया के रेगुलर कॉलमनिस्ट भी हैं। तो सुनते हैं पंकज की कहानी उन्हीं की जुबानी। पंकज, आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? Yeah, sure. Thank you, Samriddhi. Thank you, Akansha. Thank you, the entire team of Abhivyakti. Anybody can do. Yes, हर एक व्यक्ति के अंदर एक पोटेंशियल होता है, एक सीड होता है जो स्प्राउट होके एक बड़ा पेड़ बन सकता है. By profession, I did my engineering in 2001 from Electronics and Telecommunication, Community College, Jabalpur. Then I did my master's in business administrations. Then after all, once जब आपके जीवन की एक बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है ना, तब आपकी दूसरी जर्नी स्टार्ट होती है, which is called inner journey. You want to know yourself, what exactly you are. उस जर्नी को जानने पहचानने के लिए आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशंस, और जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस से पता चला है, माइंडफुलनेस, किस तरह से माइंड हम पॉजिटिव कर सकते हैं, किस तरह से हम वर्तमान में जी सकते हैं, किस तरह से हम अपनी नकारात्मक सोच की ऊर्जा को सकारात्मक सोच में परिवर्तित कर सकते हैं. Then I interested in psychology, human psychology, cognitive psychology, behavior psychology, and I did my master's in psychology, and currently I'm pursuing PhD also in mindfulness. Since 2009-10, I started sharing my experience because knowledge तो हम सभी के पास है, ढेर सारा ज्ञान सबके पास है, गूगल में भी है, लेकिन जब तक हम उस नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते अपनी लाइफ में, तब तक वो हमारा अनुभव नहीं बनता, और अनुभव ही आपके जीवन को परिवर्तित करने में मदद करता है. So after 2009-10, I started practicing mindfulness, meditations, and luckily जो मेरा पैशन था वो एक तरह से मेरा प्रोफेशन हो गया है. Now I'm delivering training programs pan India and different countries on mindfulness, emotional intelligence, leadership excellence, psychology, and all those issues which are related to mental hygiene or mental health. So this is about me. In addition to that, I love to help and solve the people's without any monetary benefits, so that they should not feel कि सिर्फ और सिर्फ लाइफ में, हर एक की लाइफ में कभी ना कभी फेज आता है जब वो डिप्रेशन या स्ट्रेस में जाता है और उसको एक प्रोफेशनल हेल्प की मदद की जरूरत होती है. छोटी छोटी टेक्निक्स और छोटे छोटे चेंजेस हमारी लाइफ को परिवर्तित कर सकते हैं. So just I am trying to help you people for the NGOs and platform like you. Thank you so much. थैंक यू पंकज. सो पंकज, मेंटल इलनेसेस के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? कब किसी व्यक्ति को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि उसकी उदासीनता की वजह दरअसल एक मानसिक अवसाद है और उन्हें साइकोलॉजिस्ट की तरफ रुख करना चाहिए? Sure. In addition to our conversation, मैं कुछ पिक्चर्स या कुछ इमेजेस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. So that will be really helpful for our audience to understand exactly what mental issues are there and how we can transform it. First of all, जब भी ऐसा लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं, you are not at ease, यहाँ से हमारी डिसीज चालू होती है. जब हम रिलैक्स्ड नहीं होते हैं या बहुत लंबे समय तक हम सैडनेस फील करते हैं या हमारा बिहेवियर हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, बहुत ज्यादा वेट गेन करना या वेट लूज करना, अपने आप को हार्म करने की कोशिश करना, एडिक्शन का सपोर्ट लेना, मे बी अल्कोहल और मे बी स्मोकिंग, बुलिंग, वरिंग, बहुत ज्यादा चिंता करना, छोटी छोटी बातों को फियर क्रिएट करना, या माइंड में नेगेटिव थॉट्स का फ्रीक्वेंट रिपीटेशन आपको रेस्टलेस कर देता है. कभी स्वेटिंग होने लगती है,
कभी आपके हाथ पैर शेक करने लगते हैं, कभी टिंगलिंग सेंसेशन होता है। सो दीज आर प्राइमरली सिम्टम्स जो एक तरह से अलार्मिंग है कि कहीं ना किसी मेंटल इश्यूज से या माइंड में कुछ नकारात्मकता हमारे कंटिन्यूसली फ्लो हो रही है, जो आपको कंफर्टेबली रहने नहीं दे रही है। आपकी स्लीपिंग जो हैबिट्स है वो भी चेंज हो जाते हैं। रात में हो सकता है नींद नहीं आती है, या एक बार नींद खुल जाती है तो फिर बहुत देर तक आपको नींद लगती नहीं। सो दीज आर प्राइमरी सिम्टम्स जिनसे हम अंदाज लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी मेंटल डिसीज से सफर कर। Okay. Um, yes. So, okay, yeah, please. Yeah, sure, you can ask. No problem. ओके सो पंकज, जनरली ऐसा देखा गया है कि मेंटल डिजीजेस लोगों के सेल्फ कॉन्फिडेंस या उनके आत्मविश्वास पर वार करती है, उनके सोचने समझने की शक्ति को बिल्कुल शून्य कर देती है। ऐसे में लोगों को जरूरत होता है कि वे उनके आसपास के लोग, उनके परिवारजन या उनके मित्र या उनके ऑफिस के कलीग्स उनकी सहायता करें। पर जैसा मुझे दुख है, बट शायद हमारी सोसाइटी थोड़ी बायस्ड है इसमें, और शायद जब लोग अपनी मेंटल स्टेट को एक्सेप्ट करते हैं तो उन्हें थोड़ी हीन भावना से देखी जाती है। किस तरह कोई व्यक्ति जो इन बीमारियों से जूझ रहा है, वो किस तरह स्वीकार करे कि मैं मेंटली ठीक है, कुछ डिसऑर्डर है, बट आई एम स्टिल फिट, आई एम स्टिल मैं आगे जी सकता हूँ, मैं आगे अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभा सकता हूँ। ओके, निश्चित ही कई बार ऐसा होता है कि लोग मेंटल डिसीज से गुजर रहे हैं, फैमिली के बीच गैप होने के कारण वो सपोर्ट नहीं मिल पाता। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये जानना होगा कि हाउ मच आई लव माई सेल्फ, हाउ मच आई नो माई सेल्फ। थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस, मतलब थोड़ा सा अपने प्रति जागरूक होना होगा। कई बार ये होता है ना कि आप कितने क्यूरियस हैं। अगर कोई ट्रबल आती है, या तो आप सरेंडर कर देते हैं, या आप उसके बारे में खोजबीन करते हैं, उसकी जड़ तक जाते हैं, उससे सवाल पूछते हैं, आप अपने आप से सवाल पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों है, उसकी वजह क्या है। अगर नेगेटिव थॉट आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या मैं प्रेजेंट में जी रहा हूँ या नहीं जी पा रहा हूँ, तो क्या वजह है जिसके कारण मुझे तकलीफ हो रही है। तो जिस तरह से आप देख रहे हो ना, एक पिक्चर है, एक बहती नदी का जो पानी है वो हमेशा फ्रेश रहता है, ताजा रहता है, लेकिन तालाब का जो पानी है वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और बदबू मारने लगता है। अंतर दोनों में ये है कि एक लगातार बहता जाता है, समय के साथ लगातार बहता जाता है, मूवमेंट में है, और मूवमेंट विथ अवेयरनेस इज मोटिवेशन। लेकिन अगर आप जिंदगी में थक जाते हैं, रुक जाते हैं, अपने भूतकाल को पकड़े रहते हैं, या भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, मूवमेंट नहीं है, उस मूवमेंट नहीं होने की वजह से आप किसी ना किसी पास्ट में स्टक हो जाते हैं, और वो विचार लगातार आपके माइंड में दोहराते रहते हैं। आप उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको मेंटल इश्यूज या नेगेटिव थॉट्स का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमें कोशिश ये करना है कि आपको जब सपोर्ट नहीं मिल रहा है फैमिली से, कहीं ना कहीं, जिसको हम वी यूज वन वर्ड विच इज सेल्फ मोटिवेशन, हम अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रख सकते हैं। कौन सी चीज है जो आपको मोटिवेट करती है, या वो सिंगिंग है, या वो डांसिंग है, या पेंटिंग है, या आपकी कोई हॉबी है। क्या आप फ्लेक्सिबल हैं नई चीजों को सीखने के लिए? आप बहुत ज्यादा रेजिस्टिव तो नहीं है चेंजेस के साथ? ये चीज वी हैव टू डिग अवर सेल्फ टू नो वेदर आई एम सेल्फ मोटिवेटेड और नॉट, एंड इस नदी के बहाव की तरह समय और स्पेस के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं या नहीं, या मैं बहुत रिजिड हूं। और जब इन सवालों का जवाब मैं अपने भीतर ढूंढता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे प्रेरणा मिलती है लाइफ में आगे बढ़ने की। तो हमें हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में मुश्किलें, चुनौतियां, कठिनाइयां, परेशानियां, दिक्कतें तो हर एक की जिंदगी में आती हैं। लेकिन कुछ लोग निखर जाते हैं और कुछ लोग बिखर जाते हैं। और निखरना और बिखरना इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी तैयारी कितनी है, आपके स्किल्स कितने हैं, आप कितने तैयार हैं। और अगर आप तैयार हैं तो निश्चित रूप से आपका अपने ऊपर विश्वास बढ़ता है, जिसको हम आत्मविश्वास कहते हैं, और वो आपको मदद करता है आगे। ओके सो पंकज, जब आप ने आत्मविश्वास की बात बोली है, अपने तैयारी की बात बोली है, तो यहाँ पर मैं एक प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूंगी
जैसे व्यक्ति पर उसकी व्यक्ति एक व्यक्ति की मनोस्थिति दूसरे व्यक्ति की मनोस्थिति से काफी अलग होती है। कुछ लोग बड़ी से बड़ी चुनौतियों या मुश्किलों में भी हिम्मत नहीं हारते, उसका सामना बखूबी कर जाते हैं। और कुछ लोग किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की कल्पना मात्र से विचलित हो जाते हैं, उन्हें तुरंत पैनिक अटैक्स आना स्टार्ट हो जाता है सिर्फ कल्पना मात्र से। तो आप जो तैयारी बता क्या आप हमें तैयारी के बारे में बता सकते हैं, टूल्स, टिप्स, ट्रिक्स, जिससे कोई इंसान अपनी मनोस्थिति को सशक्त कर सके? बिल्कुल। जो एबीसीडी आपकी है ना कि एनीबडी कैन ड्रीम, मेरी भी एक एबीसीडी है। ए फॉर एटीट्यूड, बी फॉर बिहेवियर, सी फॉर कम्युनिकेशन एंड डी फॉर डेडिकेशन। जैसे ये गिलास आप देख रहे हैं, जो नकारात्मक व्यक्ति होता है ना, वो बोलता है कि ग्लास पानी से आधा खाली है। सकारात्मक व्यक्ति बोलेगा कि ग्लास जो है वो आधा भरा हुआ है। इंटेलिजेंट आदमी बोलेगा ग्लास पूरा भरा हुआ है, आधा पानी से और आधा हवा से। हमें अपनी दृष्टि का कोण, दृष्टिकोण, लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, हम अपनी लाइफ कुछ इस तरह से प्लान करते हैं, बड़ी स्मूथ। लेकिन जब तक आपकी लाइफ में गड्ढे नहीं आएंगे, जब तक आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, जब तक आपकी पर्सनालिटी इन स्ट्रगल्स को फेस नहीं करेगी, तब तक ये स्ट्रांग कैसे बनेगी, मजबूत कैसे बनेगी? सिर्फ ज्ञान से नहीं बनेगी जब तक आपको अनुभव नहीं होगा। और अनुभव के लिए आपको कुछ स्किल्स चाहिए, और उन स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा कि ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं, इनको फेस करने के लिए जो स्किल्स की जरूरत है वो मेरे पास है या नहीं है, और यदि नहीं है तो उनको पाने के लिए मैं इस वर्तमान में कितनी मेहनत कर रहा हूँ। क्योंकि आपके भविष्य का निर्माण आपके वर्तमान से होता है। तो आप इस मोमेंट में, इस वर्तमान में अपने व्यक्तित्व को परिवर्तित करने के लिए, स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आपका स्वॉट एनालिसिस है? आपकी वीकनेस क्या है, और उन वीकनेस को आप अपनी स्ट्रेंथ में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? अगर आप नहीं कर सकते हैं, यू कैन टेक द प्रोफेशनल हेल्प, नो प्रॉब्लम। लेकिन जहां संकल्प शक्ति की बात आई है, जहां विल पावर की बात आई, पावर जिसको हम सभी जानते हैं, हम सभी आइंस्टीन की अगर थ्योरी को देखें तो इस संसार में सब कुछ जो है वो एनर्जी का फॉर्म है। एवरीथिंग इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा। पावर इज एनर्जी। आपकी एनर्जी, मैं आपको बोल रहा हूं, ये भी एक ऊर्जा है, आप सुन रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आपकी ऊर्जा सकारात्मक है या नकारात्मक है, ये आपको जानना पड़ेगा। आप अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, आत्म मतलब स्वयं और विश्वास मतलब भरोसा, आपका अपने ऊपर भरोसा इसलिए टूटता है क्योंकि जब भी आप अपने साथ कोई संकल्प करते हैं या कोई कमिटमेंट करते हैं, और उन कमिटमेंट को आप जितनी बार तोड़ते हैं, आपका आपके ऊपर से विश्वास उठ जाता है और आपका आत्मविश्वास कम होता जाता है। अब बढ़ाना कैसे? छोटी सी टेक्निक, आप छोटे छोटे कमिटमेंट करें कि संडे को 2 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। छोटा कमिटमेंट है, लेकिन जब आप करेंगे, उसको फुलफिल करेंगे, तो आपका अपने ऊपर भरोसा थोड़ा बढ़ेगा। या सोशल मीडिया का बायकॉट, 1 घंटे सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे, या टीवी नहीं देखेंगे, या आज ये पर्टिकुलर आधे घंटे में पढ़ने बैठा हूं तो मुझे चेयर से कोई नहीं उठा सकता। छोटा छोटा कमिटमेंट जब हम अपने साथ करते हैं, और जब उन कमिटमेंट्स को फुलफिल करते हैं, तो हमारे ऊपर विश्वास बढ़ता है। और धीरे धीरे जब छोटा छोटा कमिटमेंट हमारा पूरा होता है और वो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, तो आप फिर अपने साथ बड़े कमिटमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन एकदम से हम, क्या होता है, कई बार बड़े कमिटमेंट करते हैं, हम खुद ही फुलफिल नहीं कर पाते हैं और हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, डोले। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक टेक्निक्स है, हम सब लाइव ह्यूमन बीइंग हैं, हम रोबोट्स नहीं हैं। तो हमें अपने जीवन की जो स्पॉन्टेनिटी है, जीवन के जो वेरिएशंस है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। एक माइंडसेट, हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए, हर एक चीज में हम पॉजिटिव कैसे देख सकें। रास्ते में पड़े हुए पत्थर को मुझे हर्डल मानना है या सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना है, ये मेरा एटीट्यूड होना चाहिए। अगर कोई स्ट्रगल आया है, कोई चैलेंज आया है, तो उस चैलेंज को मैं अपने व्यक्तित्व के निखरने का अवसर मानता हूं, मतलब नो को मैं न्यू अपॉर्चुनिटी मानता हूं, या मैं हर्डल लेके उसको भाग जाता हूं। ये मेरा व्यक्तित्व है, मेरा एटीट्यूड है।
तो मुझे ये देखना है कि मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव, और अगर नेगेटिव है तो मुझे उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए तैयार करना पड़ेगा, स्किल्स को डेवलप करना। निश्चित रूप से आप पाएंगे कि क्योंकि प्रॉब्लम तो सेम होता है ना, एक प्रॉब्लम एक व्यक्ति के लिए बहुत इजी है, दूसरे के लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि ये रिलेटिव फेनोमेना है। कौन कितना तैयार है, कौन कितना स्किल्ड है, उसके हिसाब से आप अपने लाइफ के चैलेंजेस को इजीली ट्यून कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं और इजीली सक्सेस हासिल कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने पंकज। छोटे छोटे कमिटमेंट सो दैट उसे हम पूरा कर सके, जिससे हमारा विश्वास खुद पर बढ़े। यह बिल्कुल, यह सराहनीय बात है और मुझे लगता है यह उपाय हम सब अपने जीवन में अपनाकर देख सकते हैं। सो पंकज, जैसे जैसे ये वर्ड डिप्रेशन डिप्रेशन जितना सुनने को मिला, उसके साथ ही इसकी दवाई या एंटीडोट के रूप में एक और वर्ड हमें सुनने को मिलता है, मेडिटेशन। जहां हमने डिप्रेशन वर्ड सुनना स्टार्ट किया, वहीं मेडिटेशन वर्ड भी बहुत सुनने को मिला। क्या मेडिटेशन वाकई में कारगर है इससे लड़ने के लिए? अगर मैं खुद की बात करूं तो मैंने भी मेडिटेशन ट्राई किया, बहुत बार ट्राई किया, बट मैं शायद कभी मेडिटेटिव स्टेट में नहीं जा पाई। सो टू अ पर्सन हु इज नोविस लाइक मी, जिसे मेडिटेशन कभी किया नहीं, कभी ट्रांस में गया नहीं, वो किस तरह मेडिटेशन करे? ग्रेट। जिस तरह से हमारा शरीर बीमार होता है ना, तो उसके लिए दवाई की जरूरत होती है, जिसको हम मेडिसिन बोलते हैं। उसी तरह से मेडिसिन फॉर माइंड इज मेडिटेशन। मेडिसिन फॉर माइंड इज मेडिटेशन। और मेडिटेशन का हिंदी में अर्थ है कोई भी काम अगर मैं ध्यान पूर्वक कर रहा हूं। जैसे हमारा कंसेप्ट ये होता है ना कि ब्रेन और माइंड एक तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं। माइंड हमारा सॉफ्टवेयर है जिसे हम अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये जो दो लड़कियां हैं, एक गार्डन में घूम रही हैं, एक तो शारीरिक और मानसिक रूप से गार्डन में उपस्थित है, गार्डन को एंजॉय कर रही है, लेकिन दूसरी शारीरिक रूप से तो गार्डन में है लेकिन मानसिक रूप से कहीं और है, भूतकाल या भविष्य काल में खोई हुई है। अगर आप वर्तमान में उपस्थित हैं, इफ यू आर लिविंग इन प्रेजेंट, टोटली प्रेजेंट इन प्रेजेंट, आप मेडिटेटिव हैं। इस समय यदि आप मुझे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो आप मेडिटेटिव हैं। Meditation is a state of mind when you don't have thoughts in your mind. When you can observe the space between two thoughts, you are meditative. When you are thoughtless, you are meditative. When you are total with any particular event or movement or any particular action, you are meditative. Meditation का मतलब सिर्फ ध्यान की मुद्रा नहीं है। Meditation का मतलब है जब आपका माइंड नो माइंड में परिवर्तित हो जाए। आप अपने माइंड को एक टूल की तरह जब इसकी जरूरत है इस्तेमाल करते हैं, जब जरूरत नहीं है तब इस्तेमाल नहीं करते हैं। माइंड आपको कंट्रोल नहीं करता, आप माइंड को कंट्रोल करते हैं। यू आर द मास्टर ऑफ योर माइंड, एंड इफ दैट इज द केस देन यू बिकम मेडिटेटिव, जिसको हम माइंडफुलनेस भी कहते हैं। सो इफ यू आर माइंडफुल, कोई भी काम, चाहे वो प्रोफेशनल काम हो, चाहे वो पर्सनल काम हो, चाहे आप ड्राइव कर रहे हो, चाहे आप डांस कर रहे हो, चाहे आप गाना गा रहे हैं, चाहे आप खाना बना रहे हैं, किसी भी काम के साथ आपकी पूर्णता आपको मेडिटेटिव स्टेट में ले जाती है। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप सुबह 4 बजे उठकर एक पर्टिकुलर पोस्चर में घंटों बैठे रहें, नहीं। If you are sitting silently and doing nothing, you are meditative. Once again, I repeat, if you are sitting silently and doing nothing, you are meditative. और मेडिटेशन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके दिमाग में, आपके माइंड में नकारात्मक विचारों का प्रवाह कम हो जाता है, जो कि स्ट्रेस की मुख्य वजह है, जो कि डिप्रेशन की मुख्य वजह है, जो कि फियर की मुख्य वजह है, जो कि एंजाइटी की मुख्य वजह है, जो कि ऑब्सेशन की मुख्य वजह है। नकारात्मक विचारों का प्रवाह हमारे माइंड में मेंटल डिसीज की शुरुआत करता है, और अगर हम उसके प्रति जागरूक नहीं होते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी धीरे 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 बढ़ती जाती है। जैसे ही आप मेडिटेटिव होते हैं, आप जड़ से इन थॉट्स की फ्लोइंग को, मूवमेंट को धीरे धीरे कम करते जाते हैं। या कहें
तो विचारों के बीच का जो स्पेस है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, वैक्यूम धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आप नो माइंड को धीरे धीरे अटेन करते हैं। आप जो भी काम करते हैं वो ध्यानपूर्वक करते हैं, 100% पूर्णता के साथ करते हैं, वर्तमान में उपस्थित होके करते हैं। और यह मानसिक स्थिति आपकी एफिशिएंसी को भी बढ़ाती है। अगर आप माइंडफुल हैं, अगर आप मेडिटेटिव हैं, आप 100% प्रेजेंट में उपस्थित हैं, आप उस काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। चाहे वो LSWR स्किल हो, जो कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इफ यू आर माइंडफुल, then definitely you can improve your listenings. If you are mindful, you can improve your reading, speaking, writing, anything. All sort of soft skills which are required to develop your hard skills. मेडिटेशन जरूरी नहीं है कि आप उम्र की उस अवस्था में करें जब आपको निर्वाण लेना हो, नहीं। We have to teach mindful meditations to the kids also. It will help them to become more and more independent, more and more intelligent, more and more creative. Why? Because they become spontaneous. वो encounter करते हैं लाइफ को as it is. क्योंकि आप वर्तमान में जीते हैं, भूतकाल और भविष्यकाल के अनुभव को आप जरूर साझा करते हैं, लेकिन हमेशा प्रेजेंट में रहने की कोशिश करते हैं। ऑल ऑफ अ सडन नहीं होगा, लेकिन कुछ टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से स्लोली स्लोली हम इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं और अपने माइंड को अपनी आवश्यकता के हिसाब से यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मैकेनिकल मोड में नहीं होते हैं, हम ऑटोमेटिक मोड में नहीं होते हैं, हम एक लाइव ह्यूमन बीइंग की तरह काम करते हैं। सो समहाउ मेडिटेशन इज वंडरफुल। और हमारे इंडियन स्क्रिप्चर में, इंडियन रिलीजन्स में ढेर सारी मेडिटेटिव टेक्निक्स बताई गई हैं, जिनकी मदद से वर्किंग प्रोफेशनल्स हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे किसी भी एज ग्रुप के लोग हों, वो अपने काम के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपको स्ट्रेस होता है, जब भी आपको एंजाइटी होती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी सांस लेने की गति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। अगर आप अपनी ब्रीथ को स्लो कर लें या डीप कर लें, इनहेल और एक्सेल को अगर आप बढ़ा लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक रिलैक्सिंग स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं। सामान्यतः हम लोग 17 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। अगर उस फ्रीक्वेंसी को मैं 10 के अंदर ले आता हूं, 5 सेकेंड का इनहेल, फिर एक छोटा सा पॉज, फिर 5 सेकेंड का एक्सेल, फिर छोटा सा पॉज, आप पाएंगे कि आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो थोड़ा सा कूल हो गया, काम हो गया, क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी जो है वो आपकी सांसों में चली जाती है, आपका पूरा ध्यान जो है वो सांसों में चला जाता है। तो कहीं से कुछ ना कुछ उतनी देर के लिए तो आप उन नकारात्मक विचारों के फ्लो को, क्योंकि ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको केमिकल्स बोलते हैं हम अपने ब्रेन में, उनकी सीक्रेशन को चेंज करते हैं। जब आप शांत होते हैं, जब आप रिलैक्स्ड होते हैं, जब आप खुश होते हैं, तब ब्रेन जो है वो अलग हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसको हम एंड्रोफिन, मेलाटोनिन, कॉर्टिसोल, सेरोटोनिन कहते हैं। दीज आर गुड हार्मोन्स। लेकिन जब आप तनाव में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो ब्रेन कुछ डिफरेंट केमिकल्स रिलीज करता है। तो जैसे जैसे हम इन नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव विचारों को कम करते जाते हैं, वैसे वैसे हम देखते हैं कि हमारा जो माइंड है और उससे रिलेटेड जो थॉट्स हैं, जो कि उस माइंड को प्रोग्राम करते हैं, उनका फ्लो थोड़ा सा कम होता जाता है। आपका पूरी ऊर्जा ब्रीदिंग में चली जाती है। तो एनी टाइम, एनी प्लेस और एनीवेयर आप अपनी सांसों पर अपना ध्यान ला सकते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी को, मतलब इनहेल और एक्सेल की फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानिए, आप उसको करके देखिए, तब आपको सही अनुभव समझ में आए। या यू कैन होल्ड योर टंग विदाउट टचिंग योर अपर पैले एंड लोअर पैले। आप अपनी जीभ को बीच में होल्ड करके रखिए थोड़ी देर के लिए, तो आपको समझ में आएगा कि आपके जो आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं वो एकदम से रुक जाते हैं। लाइफ में कहीं ना कहीं हमें अपने पैटर्न्स, मैकेनिकल पैटर्न्स को चेंज करना पड़ेगा।
अपनी यांत्रिक आदतों को बदलना पड़ेगा, तो धीरे धीरे आपकी जो लाइफ है वो माइंडफुल लिविंग में परिवर्तित होती है। ओके, सो पंकज, आपने अभी बात की माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में। लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी ट्रॉमा की वजह से या ड्यू टू सम और द अदर इंसिडेंट उनके लाइफ में कुछ माइंड में कुछ इम्प्रेशंस पड़ जाते हैं जो वो अपने माइंड से निकाल नहीं पाते। तो क्या वो भी माइंड प्रोग्रामिंग के जरिए इन चीजों को अपने माइंड से निकाल के नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं? यस, देखिए, कुछ भी असंभव नहीं है अगर आपकी संकल्प शक्ति आपके साथ है तो। कई बार ये होता है कि सपोज ये पानी की बोतल है, ओके, इस पानी की बोतल को अगर मैं 10 मिनट तक पकड़े रहूंगा तो मेरा हाथ दर्द करने लगेगा। 2 घंटे पकड़े रहूंगा, हाथ दर्द और बढ़ जाएगा। 4 घंटे पकड़े रहूंगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और हो सकता है कि मेरा हाथ पैरालाइज हो जाए और बोतल अपने आप हाथ से गिर जाए। पकड़ा किसने? मैंने। आप इस बोतल को जितनी देर पकड़े रहेंगे उसका प्रभाव आपके शरीर पे पड़ता है। उसी प्रकार से किसी विचार को, आज से 20 साल पहले किसी ने आपको अपशब्द कहे या 20 साल पहले किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, आप आज भी उसको होल्ड कर रहे हैं। यू आर होल्डिंग दैट थॉट एंड रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन मिलियंस ऑफ टाइम्स, and that repetition makes a permanent space which we call, it becomes a part of your permanent memory. उसको एनर्जी आपने दी थी, हजारों लाखों बार आपने एनर्जी उसको दी, उस थॉट को, उस विचार को, उसके कारण वो स्ट्रेंथन हो गया, उसकी जड़ें आपके अंदर अचेतन में मजबूत हो गई। क्यों? क्योंकि वो भूतकाल का हिस्सा है। अब जरूरत है आपको ये लेफ्ट स्टेट ऑफ माइंड, मतलब फुल ऑफ माइंड से राइट ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, माइंडफुलनेस में परिवर्तित होने की। माइंडफुलनेस के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वर्तमान में जीना। आपको वर्तमान में जीने की प्रयास करना पड़ेगा। आपको वर्तमान में इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा, मतलब जो काम आप करेंगे उसके साथ आपको पूरी तरह से इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और जब आप वर्तमान में उपस्थित रहेंगे तो भूतकाल का ये विचार आपके वर्तमान को पल्यूट नहीं कर पाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। और धीरे धीरे उसका रिपीटिशन, उसकी इंटेंसिटी, उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाती है। ब्रीदिंग, मैंने एक टेक्निक आपको बताई, होल्डिंग योर टंग, अनदर टेक्निक्स है। थर्ड एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे पैटर्न्स जो हैं वो रिपीट करते हैं बार बार। जैसे हम सीधे हाथ से ब्रश करते आ रहे हैं पिछले 25-30 साल से, आप ट्राई करें उल्टे हाथ से ब्रश करने की। आप सीधे हाथ से पानी पीते आ रहे हैं हजारों सालों से, आप ट्राई करें उल्टे हाथ का भी इस्तेमाल करने की, ताकि आपका पूरा ब्रेन एक्टिव हो। क्योंकि जो राइट हैंडी है उनका थोड़ा सा लेफ्ट ब्रेन मोर एक्टिव होता है, और जो लेफ्टी होते हैं उनका राइट ब्रेन मोर एक्टिव होता है। आप एक मशीन की तरह ना जीकर लाइव ह्यूमन बीइंग की तरह। हम हजारों 7 से 8 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। कितनी बार हम मोबाइल छूते हैं जब उसकी जरूरत ही नहीं होती है। होशपूर्वक इस्तेमाल करें इस मोबाइल का, तो आपकी जो यूजेस हैं वो कम हो जाएंगे। अगर आप 1 घंटे राइट हैंड में इस पैटर्न में बात कर रहे हैं, आप जब भी अगली बार दोबारा मोबाइल का इस्तेमाल करें, आप अपना आईज और ईयर्स, हैंड और ईयर कंटिन्यूसली चेंज करते जाएं। यू कीप्स ऑन चेंजिंग द पैटर्न। मोबाइल जब भी बजता है बहुत जल्दबाजी ना करें उसको उठाने में, होशपूर्वक ध्यान से धीरे से उठाएं, ध्यानपूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक बोलें। सो एक मोबाइल फोन के साथ जो आपका इंटरफेस है उसको भी आप एक टेक्निक की तरह अपने नेगेटिव पास्ट से बाहर आने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड में हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता है कि हम घंटों बैठकर मेडिटेशन करें, लेकिन जो कुछ हम करते हैं उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करके या बदलाव करके हम वर्तमान की इंटेंसिटी को, वर्तमान में अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, जिसको कहते हैं नाउ एंड हियर। राइट नाउ इज द टाइम एंड हियर इज द स्पेस which you can occupy to live totally. So either you can be now here or you can be nowhere. तो ये जो लेफ्ट स्टेट है दैट इज nowhere ना। शारीरिक रूप से तो आप यहाँ, मानसिक रूप से आप कहीं और हैं, उस भूतकाल में हैं, उस थॉट में हैं। उसकी इंटेंसिटी को कम करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपनी जो वर्तमान की ऊर्जा है उसको वर्तमान में जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे टीवी देख रहे हैं, चाहे किसी को सुन रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, उसमें लगाएं। तो वो पास्ट को जो एनर्जी सप्लाई आप दे रहे थे वो धीरे धीरे कम होती जाती है और वर्तमान में अवेलेबिलिटी बढ़ती जाती है।
और निश्चित रूप से आप किसी भी मेंटल इशू से इजीली बाहर आ सकते हैं. यू कैन टेक द प्रोफेशनल हेल्प ऑल्सो, यू कैन कंसल्ट विद द पीपल. आप अपने पेरेंट्स का सलाह ले सकते हैं. आपको अगर संगीत का शौक है, आपको अगर म्यूजिक का शौक है, आपको डांसिंग का शौक है, यदि आपकी कोई हॉबी है, समथिंग विच इज आर्टिस्टिक, नॉट लॉजिकल, क्योंकि आपका जो आर्ट है ना वो हार्ट से कनेक्टेड होता है, और जब किसी भी काम को आप दिल से करते हो तो दिमाग उसको फॉलो करने लगता है. सो यू हैव टू इन्वॉल्व मोर हार्ट एंड लव इन योर लाइफ, मोर आर्टिस्टिक, टू कनेक्टेड विथ योर. अभी क्या हम अपने ही से डिस्कनेक्टेड हैं, हम अपने को जानते नहीं, हम अपने को समझते नहीं है, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली वहां चला जाता है, कंट्रोल में नहीं रहता है. धीरे धीरे शारीरिक रूप से आपको स्थिर होना पड़ेगा. जब शारीरिक रूप से आप स्थिर हो जाते हैं, बॉटल जब स्थिर होती है तो उसके अंदर का जो पानी है वो भी शेकिंग कम होने लगता है. शारीरिक रूप से आप स्थिर हो, फिर मानसिक रूप से आप धीरे धीरे स्टेबल होते जाते हैं. माइंड आपकी जरूरत के हिसाब से काम करता है, और फिर आप धीरे धीरे मेडिटेटिव होते जाते हैं. और किसी भी मेंटल डिसीज को, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, हम उसको कर सकते हैं, लेकिन इट नीड कंसिस्टेंट, पॉजिटिव एंड माइंडफुल एफर्ट. ओके पंकज, लाइक कॉर्पोरेट्स जो होते हैं उन्हें इतना टाइम, उन्हें उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर पाए, राइट? तो उनके लिए आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? लाइक उनके पास इतना टाइम, आपने ऑलरेडी बोला कि वो उतना टाइम नहीं है उनके पास कि वो मेडिटेशन के लिए अलग से समय निकाले, बट शायद ऐसा जैसा हमने सुना है या पढ़ा है कहीं, आई डोंट नो कितनी सच, कितनी सही, कितनी गलत है, रात को सोने के टाइम पे आप अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, रात को सोने के टाइम कुछ टिप्स सबकॉन्शियस माइंड के लिए. यस यस 1910 में डॉक्टर एमाइल कुए हुए थे, उन्होंने कुछ टेक्निक्स डेवलप की थी, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस ऑटो सजेशन. कॉन्शियस ऑटो सजेशन, और कॉन्शियस ऑटो सजेशन ये कहता है कि एवरी डे एंड इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर. हर दिन और हर परिस्थिति के साथ मैं बेहतर होता जा रहा हूं. क्योंकि किसी ने कहा है ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्योंकि बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. यू हैव टू पुट एफर्ट, एंड दिस कॉन्शियस ऑटो सजेशन इज अ पार्ट ऑफ दैट एफर्ट. रात में जब भी आप सोने जाते हैं और सो नहीं जाते, देयर इज अ ट्रांजिशन स्टेट, उस समय आपको इस तरह के कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन अपनी लाइफ से रिलेटेड दोहराना होते हैं. 3 कंडीशन है. पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लें. दूसरा, ब्रीथ को थोड़ा सा डीप एंड स्लो कर लें. बॉडी में स्टिफनेस नहीं होना चाहिए, ब्रीदिंग स्लो एंड डीप होना चाहिए. फिर जो प्रोफेशनल्स होते हैं, हम लोग तब क्लाइंट की परिस्थिति को समझते हैं और फिर कुछ स्पेसिफिक अफर्मेशन उनको देते हैं. तो आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस के हिसाब से अपने अफर्मेशंस बना सकते हैं. अगर नहीं तो एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर. लेकिन इसको जो बोलने का तरीका है, इसको अपनी सेल्फ टॉक के साथ इंक्लूड करने का जो तरीका है वो दिल से रखना होगा. ऐसा नहीं है कि आप उसको एक काम की तरह कर रहे हैं. जो कुछ आप कहते हैं उसे दिल से महसूस करना पड़ेगा, तब उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा होगा. तो जब आप हजारों बार इस तरह के सकारात्मक स्टेटमेंट अपने भीतर दोहराते हैं, आपने देखा होगा ना, जब किसी दिन आप डीजे में जाते हैं और एक ही गाना सैकड़ों बार सुनते हैं, तो अगले दिन तक भी वो गाना आपके दिमाग में रोटेट होता रहता है. तो जब एक सामान्य सा गाना आपके माइंड में ओवरलैप होकर रिपीट करता है, तो जब आप पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन अपने साथ सैकड़ों बार दोहराएंगे, तो निश्चित रूप से उनका भी असर होता है. क्योंकि हर एक शब्द का, हर एक स्टेटमेंट का जो लॉजिकल मीनिंग है वो आपके पास स्टोर है, और वो लॉजिकल मीनिंग उस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर जनरेट करता है, जिसको हम साइकोसोमेटिज्म कहते हैं. तो हमारे जो विचार हैं, हमारी जो विचार की ऊर्जा है, वो हमारे शरीर में रासायनिक परिवर्तन लाती है, और कहीं ना कहीं हमारा अचेतन माइंड, अनकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करता है और बॉडी को फोर्स करता है उस तरह के बिहेवियर की. तो अगर आप अपने आप को शांत करना चाहते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कॉन्शियस ऑटो सजेशन एक बहुत अच्छी टेक्निक है. उसे दिल से दोहराएं,
अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो आपका स्टेटमेंट हो सकता है कि मैं बहुत शांत हो रहा हूं। अगर आप बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, आप बहुत जल्दी इम्पेशेंट हैं, तो मैं धैर्य को अपने जीवन में अपना रहा हूं। मैं कल से और ज्यादा प्रयास करूंगा। मुझे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं निश्चित रूप से यह काम कर सकता हूं। इस तरह के पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके जीवन के लक्ष्यों के हिसाब से जब हजारों बार आप दोहराते हैं और फिर सो जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो नींद एक मेडिटेटिव नींद में परिवर्तित हो जाती है और अगले दिन आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन के चैलेंजेस को फेस करते हैं। सो इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक एंड इट रियली हेल्प्स। ओके। एंड पंकज, एक सवाल आपसे ये, आजकल बच्चों में भी मानसिक परेशानियां जो है बहुत ही कम उम्र से देखने को मिलती हैं। इसके लिए बैड पेरेंटिंग या गलत परवरिश, माता पिता की गलत परवरिश, इसे कितना जिम्मेदार हम मान सकते हैं? यस, कहीं ना कहीं ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, पॉजिटिव पेरेंटिंग टू मीट द जनरेशन गैप। हर एक जनरेशन के बीच गैप होता है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच जनरेशन गैप होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, समय चेंज हो रहा है। अब पॉजिटिव पेरेंटिंग के लिए कहीं ना कहीं हम बच्चों को वही दे सकते हैं ना जो हमारे पास होगा। अगर मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, मैं रिलैक्स्ड नहीं हूँ, मैं बहुत अग्रेसिव हूँ, मैं बहुत इगोइस्टिक हूँ, मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ, तो बच्चे तो काफी अच्छी मिरर होते हैं ना, वो हर चीज को उतने अच्छे से रिसीव कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे खुद बदलना होगा, जो मैं दूसरे को सिखाना चाहता हूँ, तो बच्चों को जो सिखाना चाहता हूँ, मुझे एज अ रोल मॉडल पहले वो चीजें अपने जीवन में उतारनी होगी, प्रयास करना होगा। एम्पैथी इज रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट। एम्पैथी मतलब पेरेंट्स को कई बार बच्चों की जगह अपने आप को रखना पड़ेगा कि अगर मैं इस एज में होता तो मैं कैसा महसूस करता। सिंपैथी नहीं, एम्पैथी। आई हैव टू कीप देमसेल्फ, माई सेल्फ इन टू दोज स्पेस। और कुछ सवाल आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। क्या? कि जैसे ये पिक्चर आप देख रहे हो, इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर। एक बच्चा बहुत रो रहा है और दूसरा बच्चा बहुत खुश है, हंस रहा है। 99% केसेस में क्या होता है, जब बच्चे बीमार होते हैं या रोते हैं या तकलीफ में होते हैं, तब सारे पेरेंट्स छुट्टी वुट्टी लेकर और पूरा उनका 100% केयर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से वो बिल्कुल गलत धारणा है। बच्चा जब खुश हो तब हमें उसके साथ ज्यादा इन्वॉल्व होना है। बच्चा जब खेल रहा है, डांस कर रहा है, इंजॉय कर रहा है लाइफ को, तब हमें उसके साथ ज्यादा इन्वॉल्व होना है। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि बच्चा जब बीमार है, परेशान है, इरिटेटेड है, चिड़चिड़ा रहा है, और उस समय हम ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों की आदत होती है। जैसे एक बच्चा घर में चल रहा है और गिर जाता है, वो आजू बाजू देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा है। अगर कोई नहीं देखता तो वो उठ के चल जाता है, और अगर कोई देख रहा होता है तो वो रोने लगता है। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है बच्चों। तो किस तरह के बिहेवियर को हम जितना ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं, वो उस तरह के लिए मोटिवेटेड हो जाते हैं, उस तरह के बिहेवियर के लिए वो मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करना है कि जब बच्चा खुश है, एंजॉय कर रहा है, डांस कर रहा है, खेल रहा है, उस समय वी हैव टू बी अ गुड फ्रेंड ऑफ देम। वी हैव टू बिहेव लाइक एज अ फ्रेंड। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में आपने सुना होगा, बड़ी अच्छी स्टोरी थी। जब ये 5 साल के थे, तब इनको ये टीचर ने एक छोटी सी चिट्ठी दी और कहा कि भैया आप चले जाओ, स्कूल से आने की जरूरत नहीं है। रोते रोते घर आए, मदर ने देखा, चिट्ठी पढ़ी, लेकिन मदर एक बहुत अच्छी मोटिवेटर थी, बहुत अच्छी प्रोग्रामर थी। तो उन्होंने कहा कि रो क्यों रहे हो, तुम्हारी चिट्ठी में लिखा हुआ है कि यू आर अ ग्रेट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तुम्हारा आईक्यू बहुत अच्छा है, तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। ये स्कूल जो है ना, वो तुम्हारे लायक नहीं है, तो तुम्हारा जो दाखिला है वो दूसरे स्कूल में करा देते हैं। बच्चा खुश हो गया, जो थोड़ी देर पहले रो रहा था वो खुश हो गया, कंटिन्यूसली मोटिवेटेड किया। कई बार ये अनसक्सेस हुए, बट ही बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट, सो मेनी, मोर देन 400 पेटेंट्स, ग्रेट सक्सेसफुल नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट एवर यूनिवर्स हैज। जब ये बूढ़े हो गए थे, तब 70-80 साल के, तो कुछ पुराना सामान अपना अलमारी में देख रहे थे।
तो इनको वो चिट्ठी मिल गई लकीली, जो जब ये 5 साल के थे इनके टीचर ने दिया था, और चिट्ठी में लिखा था कि यू आर एमआर मेंटली रिटार्डेड, योर आईक्यू इज बिलो नॉर्मल स्टूडेंट्स, सो वी आर फायरिंग यू फ्रॉम दिस स्कूल, आप इस स्कूल में भी पढ़ने के लायक नहीं हो। तो इसकी मदर ने अगर जो लिखा था वो पढ़ दिया होता तो एल्वा एडिसन जो आज रहा है वो कभी नहीं हो पाते। That is the power of motivation, that is the power of positive information, that is the power of positivity, that is the power of positive thoughts, that is the power of this right mentoring. So हर पेरेंट को इसी तरह से एक मेंटर बनना होगा। हम किस तरह के स्टेटमेंट्स, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप किसी बच्चे को 1000 बार बोलोगे तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम गधे हो, नालायक हो, तो कहीं ना कहीं वो एक स्टेज के बाद उसको एक्सेप्ट कर लेता है। So we need to motivate them. We need to be a good friend, ताकि जो कम्युनिकेशन गैप है जनरेशन गैप की वजह से, वो कम्युनिकेशन गैप ना रहे। हम अपने मित्रों के साथ सब कुछ ओपनली शेयर कर लेते हैं ना, तो वो भी अगर अपनी समस्या हमारे साथ अगर शेयर करते हैं तो हमें उनको सुनना है, समझना है और एक दोस्त की तरह व्यवहार करना है। That is the positive parenting to meet the generation gap, which will help next generation to upgrade with more creativity and intelligence. यस पंकज। पंकज, यहाँ मैं एक सवाल आपकी वाइफ डॉक्टर प्रीति से पूछना चाहूंगी, अगर वो यहाँ पर है। Yeah, she is with me. हाँ, वेलकम डॉक्टर प्रीति। आपसे मैं लीग से थोड़ा हटकर पूछना चाहूंगी। आप मिस्टर पंकज से कब मिली, एंड उन्होंने इतने सारे लोगों को काउंसिल किया कि आपको भी वो काउंसलिंग करते घर पे? हाँ जी मुझे भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ी थी। सबसे पहले तो आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर देना चाहूंगी कि मैं कब मिली। हमारी अरेंज मैरिज थी, तो हम अपने पेरेंट्स ने हम लोग को पसंद करा था, तो हम अपने पेरेंट्स के कारण मिले थे। और सेकंड आपने बोला था कि हाँ ये काउंसलिंग करते हैं, माइंडफुल पे बोलते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो मुझे इसकी जरूरत लास्ट ईयर सबसे ज्यादा हुई। एक्चुअली हुआ क्या था, जैसे अभी आपने भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे कि हमारे दिमाग में कोई ट्रॉमा बैठ जाए तो इंसान कैसे बाहर निकलता है, वो मैं अपना बताती हूँ। लास्ट टाइम मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव एक्सपायर हो गए थे सडनली, और उसके विद इन 2 और 3 डेज बाद मुझे डॉक्टर ने बैक के कारण बेड रेस्ट पे बोल दिया था। मैं एक चलता फिरता इंसान जो रनिंग करता था, डॉक्टर ने तुरंत बोला नेक्स्ट डे से आपको बेड रेस्ट है। तो वो बेड रेस्ट मेरे ऊपर इतना हावी हो गया था कि मैं उस ट्रॉमा से जो बेड रेस्ट का था मेरे दिमाग में, उसमें मुझे पंकज ने बहुत ज्यादा हेल्प की। मैंने माइंडफुल रही, मुझे मेडिटेशन एक जो बच्चे को जैसे सिखाते हैं ना, तो पंकज ने मुझे स्टेप टू स्टेप चीजें सिखाई कि मेडिटेशन कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजें। मैंने जितना मेरा स्ट्रेस था उस टाइम बेड रेस्ट पे, मैं बहुत स्ट्रेस पे आ गई थी, तो जो स्ट्रेस मेरा जो रिड्यूस हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा माइंडफुलनेस और उसके कारण हुआ है, मेडिटेशन के कारण। डॉक्टर्स ने मुझे टैबलेट्स तक लिख दी थी, पर मैंने एक टैबलेट नहीं खाई उसके लिए, मैंने मेडिटेशन करती रही। हालांकि मुझसे भी नहीं होता था। आप एक क्वेश्चन ये भी था कि हमने तो कभी करा ही नहीं, और कभी मैं सोचूं तो मैं बैठ भी नहीं पाती। सेम कंडीशन मेरे साथ थी कि मैं मेडिटेशन का नाम सुनते से मुझे लगता था अरे मैं कैसे करूंगी, पर जब मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे करा। हालांकि मैं इतना अभी भी नहीं कर पाती, मैं 10-5 मिनट बस कर पाती हूँ, पर मुझे जितना भी ये मेरे बेड रेस्ट ने मुझे परेशान करा था, उसको बाहर निकालने के लिए मुझे मेडिटेशन ने ही सबसे ज्यादा सपोर्ट करा। और मेडिटेशन के कारण, और दूसरा जो सपोर्ट करा मुझे पंकज ने करा। पंकज ने ही मुझे सारी चीजें सिखाई उस ड्यूरेशन में पूरा। मतलब मुझे कंटिन्यूस 6 मंथ तक, और अभी भी मुझे सिखाते हैं कि तुम कॉलेज जाओ, तुम अपना टाइम निकालो। कॉलेज में तक मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ये मुझे प्रॉपर गाइड करते हैं कि कॉलेज में तुम कब कर सकती हो मेडिटेशन, किस कंडीशन में कर सकती हो। तो मैं प्रॉपर कॉलेज में करती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि 5 मिनट कर रही हूँ, मैं 2 मिनट अपनी ब्रीथ को कंट्रोल कर लेती हूँ हर 1 घंटे में। वाओ, थैंक यू सो मच प्रीति, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। और पंकज, अभी मैं चाहूंगी, हम यहाँ दर्शक हैं हमारे साथ कुछ जुड़े हुए, कुछ उनके क्वेश्चंस लेना। सो जो भी दर्शक हमारी कोई सवाल पूछना चाहते हैं वो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। कोई भी सवाल आपके मन में हो वो आप पूछ सकते हैं अभी। We have Rajat who has raised his hand. Yes, Rajat Rajat. and Archana, yeah.
हाय पंकज। हाय रजत जी। अब मेरा एक बहुत जेनरिक सा सवाल है, मैंने मतलब बहुत बार ऑब्जर्व किया है, और अगर मैं इफ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ माइंड की, एक बहुत सी बार ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे पहले तो अपन ये डिसाइड नहीं कर पाते कि ये चीज सही है या गलत है, तो अपन उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और उस टाइम पे अगर अपन किसी से कंसल्ट करते हैं तो उस कंसल्ट के काउंसलिंग के दरमियान अपन और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर अपन जैसा रिएक्ट करना चाहते हैं वो अपना डिसीजन तो रह नहीं पाता है। तो उस टाइम पे मतलब एक ऐसा सिचुएशन होता है कि भाई जिससे अपन ने काउंसल किया है, लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने अपने पेरेंट्स से कंसल्ट किया है कि भाई ये ऐसा करने की जगह ऐसा करते हैं, तो वहां पे एक ऐसी सिचुएशन आती है कि स्टक हो जाती है कि अब इनको कैसे रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि ऑलरेडी जो अपन सोच रहे थे ये उनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में बोल रहे हैं, और फिर उस समय और डर लगता है कि शायद हम ही गलत हैं, मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है अपन गलत हो या सही हो, बट वो एक सिचुएशन होती है। तो कैसे आप गाइड करोगे कि उस समय कैसे अपन सिचुएशन को हैंडल करें और एक बेटर रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं उसमें से? करेक्ट रजत जी। कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि हम इनडिसाइसिव हो जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते। और ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ना, माइंड इज फुल ऑफ क्लाउड्स, और ये क्लाउड्स की वजह से हमारा जो विजन है वो क्लैरिटी काफी कम हो जाता है। अब सबसे जरूरत इस बात की है कि पेरेंट्स हैं, उनके अपने एक्सपीरियंस हैं, उनके अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है। अगर आप प्रोफेशनल काउंसलर्स को हायर नहीं कर रहे हैं, वो आपको प्रॉपर्ली समझ नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। बट मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस, जिसको हम बोलते हैं आप अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने कार्यों और अपने व्यक्तित्व के प्रति कितने जागरूक हैं। जब कंफ्यूज होते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा सेल्फ टॉक जो है, सेल्फ टॉक बहुत बढ़ जाता है। उस सेल्फ टॉक को आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व कैसे करना है? ऑब्जर्व ऐसे करना है जैसे नदी में पानी बहता है और आप किनारे पर बैठे रहते हैं लेकिन नदी में उतरते नहीं है, जी, है ना। विटनेस की तरह ऑब्जर्व करना है। जैसे आप सिनेमा हॉल में बैठकर सिनेमा देखते हैं, पर्दे पे जो कुछ भी आता है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। विटनेस मतलब कोई भी घटना आपके भीतर जो घटित हो रही है उसको आपको देखना है, और साक्षी का मतलब ये होता है कि उस घटना में वो इन्वॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे ही आप इन्वॉल्व होंगे, जैसे ही आपने क्वेश्चंस रेज किया, कंफ्यूजन और बढ़ता जाएगा। वो नए कंफ्यूजन्स, नए लॉजिक और एंडलेस चेन क्रिएट करता जाएगा। थॉट की एक कंटिन्यूअस चेन आपके भीतर फ्लो होने लगी। आपको उस चेन को ब्रेक करना है उस क्लैरिटी को अटेन करने के लिए, और सेल्फ अवेयरनेस उसमें मदद करती है। आप कभी भी कोशिश करिए कि जो क्लाउड है, जो कंफ्यूजन है, उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करें एज अ विटनेस विदाउट बीइंग इन्वॉल्वड, एज अ न्यूट्रल बीइंग। यस नो में मत जाए, यस नो में ना जाए, एज अ न्यूट्रल बीइंग जब आप उसको देखने की कोशिश करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप थोड़ा सा डीपली उसमें पेनिट्रेट होने लगते हैं। डीप पेनिट्रेशन कैसे आएगा? वो आता है आपकी ऑब्जर्वेशन से, आपकी वॉचफुलनेस से। अरे मैं ये सोच रहा हूं, ये तो सही नहीं है। फिर जैसे जैसे आपका पेनिट्रेशन और बढ़ता जाता है, आप अपने आप को और अच्छे से जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, जिसको हम सेकंड स्टेज कहते हैं, दैट इज कॉल्ड नोइंग थायसेल्फ। आपको अपनी स्ट्रेंथ भी अच्छे से पता होती है, आपको अपनी वीकनेसेस भी अच्छे से पता होती है, जिसको हम कहते हैं आप अपने एक्शंस को थोड़ा सा समझने लगते हैं। और जब डीपली आप पेनिट्रेट करने लगते हैं सेल्फ अवेयरनेस में, तो आप इन थॉट्स की जो ओरिजिन है, जो रूट्स हैं, सपोज एक नॉर्मल कंफ्यूजन होता है, बी करने के बाद एक बच्चा, मुझे जॉब करना चाहिए कि एमबीए करना चाहिए, कि मुझे जॉब के साथ एमबीए कर लेना चाहिए, कि मुझे और आगे पढ़ना चाहिए। अब सैकड़ों क्वेश्चन, सैकड़ों बच्चे ऐसे आते हैं जो इसी को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मैं आगे क्या करूं। सवाल इस बात का है कि आप कितने ज्यादा अपनी लाइफ में, प्रेजेंट में मेहनत करना चाहते हो। आप कुछ भी कर लें, आप जॉब के साथ एमबीए कर लें, चाहे आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ज्वाइन कर लें या हायर एजुकेशन की तरफ जाएं, आपकी जो क्वालिटी है, आप अपने स्किल्स को कितने अच्छे से यूज कर सकते हैं किस प्रोफेशन। क्योंकि लाइफ जो है वो लिमिटलेस होती है। कई बार हम अपने डिसीजन लेते हैं और फिर बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हैं।
रिग्रेशन नहीं होना चाहिए लाइफ में। क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करते हुए जब एक बार आप डिसीजन ले लेते हैं, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो मैंने नदी का उदाहरण दिया था कि नदी जिस तरह से रास्ते में लगातार आगे बढ़ती जाती है, वैसे ही आपको जिंदगी में आगे बढ़ते जाना है। और 100%, सैकड़ों के 100% आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाते हैं अगर आप एक अच्छे ऑब्जर्वर की तरह अपने आप को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते रहते हैं। कंटिन्यूस कंसिस्टेंस की थोड़ी जरूरत पड़ती है इसमें। तो रजत जी, जो आपका सवाल है ना, कंफ्यूजन के क्लाउड को हम कैसे हटाएं, फर्स्ट स्टेप सेल्फ अवेयरनेस। मतलब आपको थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस आएगा, आपके एक्शंस को थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपके थॉट्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको सेल्फ टॉक थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एकदम से नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से सेल्फ अवेयरनेस आपकी क्लैरिटी को बहुत स्ट्रांग बनाता है। और जैसे जैसे आप डीप जाते जाते हैं, जैसे जैसे आप अपने आप को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, ऑब्जर्व करने लगते हैं, डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी क्विक स्पॉन्टेनियस एक्ट फॉर यू। आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, आप बहुत इजीली अपने डिसीजंस ले पाते हैं। और मेडिटेशन ऑब्वियसली इसमें मदद करता है, क्योंकि वो मेडिटेशन इस क्लाउड को खत्म करने में मदद करता है, इस क्लमजीनेस को खत्म करने में मदद करता है। सो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स। और उसके साथ साथ मेडिटेशन की ढेर सारी टेक्निक्स हैं, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे विपस्सना हो, चाहे आनापानसती हो, कोई भी आप यूज कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल हो। मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट इन मेकिंग योर लाइफ decision making power very clear. Yes. बहुत शुक्रिया पंकज जी, आई होप इट विल रियली हेल्प। थैंक यू सो मच। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल पंकज सर और समृद्धि जी को कि मेरे को लिंक शेयर किया है ना, तो आई फील ब्लेस्ड रियली। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने अपने लिए नोट किए हैं जो ऑलरेडी मैं जाने अनजाने, सॉरी जस्ट बच्चे थोड़ा सा शोर कर रहे हैं। कोई बात नहीं आर्येंद्र जी, मैं आपका क्वेश्चन आप अभी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे तो आपका क्वेश्चन बाद में ले लेती हूँ। और पहले रौनक का भी है, तो रौनक से भी हम पूछ सकते हैं। यस रौनक। गुड इवनिंग सर, काफी सारी चीजें सीखने मिली मुझे। सर आपसे ये पूछना था कि आपने आपकी पीटी में एक इमेज शेयर किया कि हम लोग एक्चुअली में कुछ और सोचते हैं और जब जो रियलिटी होती है उसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं और आना पड़ता है। और आपने थोड़े टाइम बाद सर आपने इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिविटी के बारे में भी बताया कि पॉजिटिविटी भी हमें माइंड लाइफ में रखना चाहिए। तो सर मतलब मैं आपसे ऑनेस्टली बात करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की है और 1 महीने बाद मैं उस एग्जाम का रिजल्ट अवेट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और एक स्टूडेंट को पता चल जाता है कि उसने कैसा परफॉर्म किया और उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, उसको एक आइडिया लग जाता है। तो सर एक रियलिटी ये है कि मैंने जो टारगेट रखा है वो टारगेट शायद मेरा अचीव नहीं होएगा, रियलिटी ये है। मतलब 50% चांसेस है, 50% चांसेस है कि अचीव नहीं है। तो मुझे रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर मुझे पॉजिटिविटी लेके चलना चाहिए कि नहीं जो टारगेट रखा है वो अचीव होगा ही होगा और उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं पॉजिटिविटी से अपने माइंड को 1 महीने तक ट्रेन करूं या मैं रियलिटी लेके 1 महीने तक अपने माइंड को ट्रेन करूं सर? तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। करेक्ट, वेरी ट्रू। कई बार ऐसा होता है कि हमको पता होता है कि क्या रिजल्ट आने वाला है, हम अपने आप को इवेल्युएट कर लेते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं जब एग्जाम्स के रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं और परसेंटाइल सिस्टम होता है, तो अगर आपको थोड़ी भी बहुत होप है तो यू शुड बी पॉजिटिव। बट रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा आपको तैयार रहना है। आपको अपने माइंडसेट मतलब दृष्टिकोण हो, आपका सोचने का नजरिया, आपका चीजों को एक्सेप्ट करने का फ्लेक्सिबिलिटी। तो लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं या जो चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर आप उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप मेंटल ट्रॉमा में फंसते नहीं हैं, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप कितना भी कर लें, आप भूतकाल में जाके उसको चेंज नहीं कर सकते। दैट इज गॉन फॉर एवर।
भविष्य का निर्माण जो है वो आपके वर्तमान से होता है, और इस वर्तमान में जो अवेलेबल ऑप्शन में जो बेस्ट पॉसिबल आप कर सकते हैं वो आपको करना है, वही आपके हाथ में है। जीवन क्षणिक है, जीवन का अस्तित्व सिर्फ वर्तमान में है। उस वर्तमान में आप क्या बेस्ट पॉसिबल स्किल डेवलप कर सकते हैं, क्या बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल आप देख सकते हैं, उन ऑप्शंस पे आपको काम करना है। और जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए 100% तैयार होते हैं तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि आपकी जो ऊर्जा, एनर्जी जो लीक हो रही थी इन नेगेटिव थॉट्स में या डिप्रेशन में या फियर में, डर होता है कि यार ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जहां एक बार आपने ठान लिया कि नहीं, जो भी होगा मैं उस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं, तो ये जो माइंडफुलनेस का एक ऑरा होता है ना, वो आपके अंदर डेवलप होता है। तो ये बहुत सारे एनवायरमेंटल अटैक्स जो होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं स्टिमुलस, ये स्टिमुलस आपकी लाइफ में आते तो हैं। जैसे होता है ना कि कई बार आप बहुत अच्छे से तैयार हुए, बहुत वेल ड्रेस्ड, घर से बाहर निकले, आपके फ्रेंड ने बोल दिया अरे यार अब तो क्या बकवास दिख रहा हो, आपके कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये तो इस इवेंट के लिए सुटेबल ही नहीं होगा, क्या पहन के आ गए आप। ये एक स्टिमुलस आया। अब अगर आप सेल्फ अवेयर नहीं हो, मतलब आप जागरूक नहीं हो कि आपको पता होना चाहिए कि आप नहीं, इवेंट के हिसाब से आप कंफर्टेबल हो, आप इन ड्रेस में अच्छे लग रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो, तो वो जो सेल्फ अवेयरनेस का जो लेयर है, जो थॉट है, जो फिल्टर है, वो आपको रिएक्टिव नहीं बनाता, वो आपको रिस्पॉन्सिव बना देता है। आप रिएक्ट नहीं करते, उस क्लाउड में नहीं फंसते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप कैसे दिख रहे हो, तो आप उस नेगेटिव अफर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो अपकमिंग चैलेंजेस आपके पास आने वाले हैं, उनको कंसीडर करते हुए, उनको एक्सेप्ट करते हुए, वर्तमान में जो बेस्ट पॉसिबल, आपके पास समय बचा हुआ है, आप अपने दूसरे स्किल डेवलप कर सकते हो। यू कैन इंप्रूव योर सॉफ्ट स्किल्स, यू कैन इंप्रूव योर टेक्निकल स्किल्स, यू कैन अपग्रेड फॉर। आपको पता होगा कि चाइना में एक बच्ची जो है 2000 अभी 2021 वाला जो ओलंपिक है उसके लिए 2003 से तैयारी कर रही है। शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट 17 इयर्स। तो हमें ये देखना है कि लाइफ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आपके स्किल जितने बढ़ते जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज उतनी बढ़ती जाती। वो 3 इडियट में उन्होंने एक बड़ा अच्छा डायलॉग मारा था ना कि कभी भी जो है पैसों के पीछे नहीं भागना है, कामयाबी तभी आएगी जब काबिलियत आएगी। तो मुझे अपनी काबिलियत बढ़ाने पे ज्यादा फोकस करना है, और जब मैं काबिलियत बढ़ाता हूं तो ऑब्वियसली रियलिटीज के साथ साथ जो चैलेंजेस हैं उनको मैं इजीली फेस कर लेता हूं, क्योंकि मैंने अपना स्तर, शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर और बौद्धिक स्तर बढ़ा लिया है, और उसको बढ़ाने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगी। आई कैन नॉट डू इट फॉर यू or you cannot do for others, you have to do your own. I think your confusion, your question is quite explained. Yes sir, काफी क्लियर हो गया एंड थैंक यू सो मच। एंड आई एम श्योर कि ये जो आपने बात कही है ये अभी के लिए नहीं, ये मेरे लाइफ लॉन्ग में मुझे काफी वर्क करेगा। सो थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you so much. सर मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, ओके तो मैं यही बोल रहा था कि मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर, बस थैंक्स बोलूंगा आप दोनों लोगों को, मैम मतलब आपकी वाइफ, उनका भी जो एक्सपीरियंस शेयर किया, और समृद्धि जी का, क्योंकि उन्होंने मेरे को लिंक शेयर किया, नहीं तो मैं इसका पार्ट हो नहीं पाता। और आपने जो चीजें बताई हैं सर वो रियली बहुत इफेक्टिव है। क्यों? मैं आपको कुछ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं उसको कहीं ना कहीं उसको जाने अनजाने इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। जैसे एक सीक्रेट है रोंडा बर्न की, वो मैं बुक पढ़ा था काफी पहले, और उस पे एक मूवी टाइप का भी बना है, तो वो वहां से सेल्फ टॉक मैं लिखता हूँ सर। और जो आपने बताया ना सर कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो उस पे भी सर मैं किसी बुक में पढ़ रहा था कि एक डॉक्टर थे, इंडिया में आए थे फॉरेन से, और जब यहाँ पे एनेस्थीसिया की खोज नहीं हुई थी तो यहाँ पे वो बिना एनेस्थीसिया के मरीज, पेशेंट के मन में इतना डाल देते थे कि तुमको पेन नहीं हो रहा है, तुमको पेन नहीं हो रहा है, तुमको पेन नहीं हो रहा है। और कोलकाता में उन्होंने 500
ऑपरेशंस किए थे सर, और मैं आपको आई थिंक मोर देन 100 ईयर पुरानी बात है होगी सर। Yes. और उस टाइम भी वो ऑपरेट करते थे तो 1 से 2% ही फैटेलिटी रिजल्ट होता था, जो कि आज भी है। करेक्ट करेक्ट। तो वो चीजें सर आपकी बहुत ज्यादा मेरे को अच्छी लगी, मतलब ओवरऑल प्रेजेंटेशन ही सर आपका बहुत बढ़िया था। मैंने अपने लिए बहुत सारे पॉइंट्स नोट किए हैं सर इसमें। और एक और चीज सर जो मुझे लगता है वो ऐसा है कि जैसे सर आज का हमारा माहौल और इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हर जगह डालता है, तो क्या सर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम अपने माहौल को ही कुछ बेटर, जैसे हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो वो माहौल हम अपने लिए क्रिएट करें। जैसे मैं एक रूबेन गोंजालेज करके हैं, वो ओलंपियन है, उनकी एक बुक पढ़ रहा था, तो उन्होंने अपने आप को 200 घंटे का वीडियो रखा था उन लोगों का सर जो ओलंपिक्स में गए थे, और उसको वो हर दिन ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे देखते थे। तो वो जो माहौल है उसको पिक्चराइजेशन जो आपने भी सजेस्ट किया एग्जैक्टली सर, तो मेरे को ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। रियली फील ब्लेस्ड टू बी द पार्ट ऑफ दिस, जो भी हम बोलेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। थैंक यू समृद्धि जी। थैंक यू सो मच। ओके, सो और क्वेश्चंस जो भी हमारे पास होंगे पंकज, वो हम आपको राउट कर देंगे आफ्टर लाइक ओके आफ्टर द मीटिंग एंड ओके। सो जीवन ना तो भूत में है ना भविष्य में है, जीवन इसी क्षण में है और इस क्षण का अनुभव ही जीवन है। माइंडफुल रहिए, वर्तमान में रहिए। थैंक यू सो मच पंकज हमें यह बताने के लिए, एंड थैंक यू प्रीति मैम यहाँ आने के लिए। और इसके साथ ही मैं अब ये स्टेज रौनक को देना चाहूंगी। ओवर टू यू रौनक। थैंक यू सो मच समृद्धि एंड पंकज सर। इट वाज रियली अ वेरी वंडरफुल सेशन। काफी सारी चीजें सीखने मिली, एंड आई एम 100% श्योर कि जो भी हमने आज एक्सपीरियंस किया है यही सेम हमारे ऑडियंस जो कि जूम में है और जो हमें फेसबुक के जरिए देख रहे हैं वो भी ये सेम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो नाउ मूविंग फर्दर आई वुड लाइक टू इनवाइट आकांक्षा वर्मा, द पर्सन बिहाइंड अभिव्यक्ति। सो आकांक्षा, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच रौनक। एंड सबसे पहले तो पंकज और प्रीति, आप दोनों को बहुत 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 थैंक यू, क्योंकि हम लोगों के पास था ये सब, हम सुनते रहते हैं, ये हमारे पास दिमाग में आता रहता है कि हाँ ये चेंज करना है, ये करना है, ऐसे पॉजिटिव रहना है, पर कैसे करना है और क्या ये एक्चुअली होता है कि नहीं होता है। प्रीति, आपके जैसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने होना तो फिर पता चलता है कि नहीं हम कर सकते हैं। यदि आप कर सकते हो, क्योंकि पंकज तो डीपली इनटू उस पे है ही, तो पंकज तो करेंगे ही करेंगे, पर हमारे जैसे लोग जो मतलब रेगुलर एक्टिविटीज में इतना ज्यादा बिजी है कि उनको 5 मिनट मेडिटेशन भी बहुत ज्यादा लगता है, तो यदि आप कर सकते हो तो शायद हम लोग भी अप्लाई करके और कर ही सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। नाउ वी हैव अ वेरी स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर योर टाइम। Let me share my screen. So this is a small appreciation for you, Pankaj, for taking out time and conducting this session. It was very knowledgeable, very insightful session, and I'm sure कि जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं आगे जाके YouTube में या Facebook Live में सुनेंगे, उनको इतना फायदा होने वाला है। Definitely they are going to connect for you for further help. So thank you so much. This is all I wanted to say. Now over to you, Ronak, again. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Akansha. Once again, thank you, Priti ma'am. Thank you, Pankaj sir. Thank you for coming here. I would like to thank each and every one of you who have joined us through Facebook and Zoom platform. वो कहते हैं कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग एक बार हमें समझ में नहीं आती है, तो आज जो भी ये जो 1-1.25 घंटे का जो एपिसोड हुआ है, इससे हम लोग जल्दी YouTube पे अपलोड करेंगे। तो मैं तो दोबारा जाकर देखने वाला हूँ कि इसमें काफी सारी चीजें जो कि एक बार में समझ में नहीं आएगी, आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा पूरा समझने के लिए। तो आप सब भी इसे जरूर देखिएगा एंड स्टे कनेक्टेड। और भी अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो @अभिव्यक्ति डायरेक्ट दिल से। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, एंड जैसा सर ने कहा कि स्टे इन प्रेजेंट, फ्यूचर को भूल जाओ, पास्ट को भूल जाओ, एंड स्टे इन प्रेजेंट। सो थैंक यू ऑल। थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, everyone.